आइए चलते हैं दोस्तों। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका संग्रह। ये प्रश्न कई बार मतलब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने ज्ञात किया था? पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन ने, तीसरा ऑप्शन है जे थॉमसन ने, चौथा ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश ने। तो सही आंसर है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान ज्ञात किया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? पहला बांध के पानी में, दूसरा उड़ते हुए वायुयान में, गिरते हुए नारियल में, या उपरोक्त सभी में। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें होगी? बांध के पानी में। बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवन के भौतिक चरण को डैश डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जीवन के भौतिक चरण को? तो जीवन के भौतिक चरण को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीवन के भौतिक चरण को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो हरे पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हरे पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है? किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम साबुन को पानी में घोलते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है समाप्त हो जाता है, या कि अपरिवर्तित रहता है। तो सही जवाब है पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑटोमोबाइल्स में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक जिसे कहते हैं या द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, दूसरा पास्कल के नियम पर, तीसरा बर्नौली की प्रमेय, चौथा फैराडे के नियम पर। तो सही जवाब है पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होना, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होना, जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। क्या कारण है? तो सही जवाब है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। जितना भार लोहे का टुकड़ा पानी का हटाता है उससे ज़्यादा होता है लोहे का भार, ठीक है, या कि पानी का भार कम होता है, इस वजह से लोहे का टुकड़ा डूब जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेल दीप में बत्ती का तेल किस कारण ऊपर उठता है? जो दिया होता है, दिया में जो बाती रहती है उसका तेल किस कारण ऊपर आता है, या दिए का तेल ऊपर क्यों आता है? पहला ऑप्शन है दाब अंतराल के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण, तेल की निम्न श्यानता के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। तो सही जवाब है केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण तेल किसी दिए में, तेल बत्ती में ऊपर आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को जाना जाता है? वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को जाना जाता है, किससे जाना जाता है?
विशिष्ट आर्द्रता के रूप में, या सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में, मिश्रित अनुपात के रूप में, या निष्पेक्ष आर्द्रता के रूप में? तो सही जवाब है निष्पेक्ष आर्द्रता के रूप में इसे जाना जाता है, निष्पेक्ष आर्द्रता के रूप में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? या हमारी हड्डियां और दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम से, कैल्शियम नाइट्रेट से, या कैल्शियम फास्फेट से? तो हमारा जो हड्डी और दांत बने होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? ऑक्सीकरण सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, या सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरण किसका होता है? पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा आयोडीन, चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसका सही जवाब है फ्लोरीन। फ्लोरीन हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, शैवाल का, विषाणु का, पक्षी का? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवकों का। माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवकों का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। सही जवाब है विटामिन B12। B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? किस तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? पहला है पोटेशियम, दूसरा है नाइट्रेट, तीसरा है सल्फर, चौथा है आयरन या लोहा। तो सही जवाब है नाइट्रेट। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शाही रोग या रॉयल डिसीज़ किसे कहा जाता है? रॉयल डिसीज़ या शाही रोग किसे कहा जाता है? एड्स को, चेचक को, या हीमोफीलिया को, या हैजा को? तो हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज़ या शाही रोग कहा जाता है, हीमोफीलिया को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? स्थायी उत्तक, संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक? तो मानव रक्त जो होता है वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। मानव रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोसिन, थायराइड या इंसुलिन? कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है कैल्शियम की मात्रा? तो कैल्सिटोसिन। कैल्सिटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम की मात्रा को हमारे ब्लड में नियंत्रित करता है। अगला है आवर्त सारणी का जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? हेनरी मोसले को, मेंडलीफ को, न्यूलैंडस को, या इनमें से कोई नहीं? तो आवर्त सारणी का जो जनक है उसे कहा जाता है मेंडलीफ को। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीफ को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्थि में अस्थि के जोड़ों को क्या कहते हैं? अस्थि में अस्थि के जोड़ों को क्या कहते हैं? टिंडन, ग्लेनोह्यूमरल, लिगामेंट, या इनमें से कोई नहीं? तो अस्थि से अस्थि के जोड़ों को लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? हेनरी मोसले ने, मेंडलीफ ने, जॉन न्यूलैंडस ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चॉकलेट का अधिकांश सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किसका अंश अधिक होता है? या कि सीधा सीधा कहें चॉकलेट में किसका अंश अधिक होता है? तो चॉकलेट खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसमें अधिक होता है निकेल। चॉकलेट में निकेल की मात्रा होने के कारण यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है?
शरीर के तापमान को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित रखती है? पहला ऑप्शन है पीनियल, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा है थायराइड, चौथा है हाइपोथैलेमस। तो सही ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वह ग्रंथि है जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गाय के दूध में निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है? गाय के दूध में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो गाय के दूध में विटामिन बी, गाय के दूध में विटामिन बी की मात्रा पाई जाती है गाय के दूध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है रक्त कैंसर, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या एड्स? तो H5N1 सभी को पता है बर्ड फ्लू। H5N1 बर्ड फ्लू पैदा करता है। बर्ड फ्लू H5N1 नामक वायरस से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्नियोसिंटेसिस एक तकनीक है जो किसके काम में आती है? अमोनिया के प्रयोग से, भ्रूण के लिंग परीक्षण से, कैंसर के परीक्षण से या श्वसन से? तो अम्नियोसिंटेसिस एक ऐसी तकनीक थी जिसमें भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जाता है, इसलिए इसे बाद में बंद कर दिया गया। अम्नियोसिंटेसिस इसमें माता के वो जो एमनियोइक फ्लूइड होता है उसको निकालकर उससे भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जाता था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। अम्नियोसिंटेसिस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 27। किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है? रोनाल्ड रॉस ने, लेवेंस्की ने, विलियम रोएंटजेन ने, मार्कोनी ने? तो इसका सही जवाब है रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने ये खोज की कि मच्छर द्वारा मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। किस हार्मोन्स के कारण हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? किसके कारण होता है? गैस्ट्रिन, पिट्यूटरी या एड्रीनेलिन या एस्ट्रोजन? किस हार्मोन्स के कारण? तो एड्रीनेलिन ऑप्शन, एड्रीनेलिन जो हार्मोन्स है उसके कारण हृदय स्पंदन या रक्तचाप बढ़ जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? तो जर्मन सिल्वर पहला ऑप्शन है, मोनाल धातु, टाका या ड्यूरेलुमिन का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ड्यूरेलुमिन का उपयोग किया जाता है वायुयान के हिस्से बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने, रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, एडवर्ड जेनर ने? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सही जवाब है प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़ से, तना से, बीज से, उपरोक्त सभी से? तो हल्दी किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने से। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त की जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा हृदय, तीसरा फेफड़ा, चौथा ऑप्शन है किडनी। तो निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा। फेफड़ा या लंग्स जिसे हम कहते हैं, ये प्रभावित होते हैं निमोनिया से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैजा के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हैजा के टीके की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर, रोजर बेकन, एडवर्ड जेनर या लुई पास्चर? तो सही ऑप्शन है या सही उत्तर है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने हैजा के टीके की खोज की थी। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियों से,
गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा, एमनियोटिक सेक द्वारा। तो भ्रूण को जो भोजन है वो गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। भ्रूण को जो भोजन है वो गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है या अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन 5, विटामिन 7, B7 विटामिन डी, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन डी। तो लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही जवाब है विटामिन सी, विटामिन B7 की कमी के कारण लकवा रोग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, गर्भनाल में, अंडवाहिनी में, योनि मार्ग में। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ये होती है अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वो है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऐसे पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जीरोफाइटस, इनमें से कोई नहीं। तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे जो होते हैं उन्हें कहा जाता है हेलोफाइटस। हेलोफाइटस। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को हेलोफाइटस कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? टाइलिन, लाइपेज, लाइसोजाइम या उपरोक्त में से सभी। तो लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो टाइलिन कहलाता है। टाइलिन कहलाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, सीसा। किस धातु के पात्र में रखा जाता है मरकरी को? तो इसका सही जवाब है लोहा। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहे के पात्र में रखा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न। रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें किस तत्व को मिलाया जाता है? रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें किस तत्व को मिलाया जाता है? तो वैसे तो सल्फर को मिलाया जाता है। सही जवाब है सल्फर। हाँ, रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें सल्फर को मिलाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का पाचन नहीं होगा, या भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, या भोजन का अवशोषण नहीं होगा, या भोजन का अवकरण नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया यदि काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। किसी तरह से भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रदव्य जालिका या कोशिका भित्त। तो पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण जो पाया जाता है वह कहलाता है कोशिका भित्त। पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्त कहलाता है। कोशिका भित्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या पॉलीपेप्टाइड।
तो लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है, जो जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? कौन प्रदान करता है? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के जो आकर्षक रंग है वो प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? राइबोसोम है या कि प्लाज्मा झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज है, डेसिबल है, डेसिमल है या कि वोल्ट है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल कहलाती है, क्योंकि ध्वनि तो डेसिबल से ही मापी जाती है ना। आइए अगला प्रश्न है, देखते हैं। यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती है, तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो वस्तु का त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है गति, तीसरा ऑप्शन है बल आघूर्ण, चौथा है विस्थापन। तो इसका सही जवाब है गति। गति एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है, केवल परिमाण होता है। धन्यवाद।